हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे चले हुए चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। और आज हम इसमें पढ़ेंगे नगर योजना और संरचनाओं के बारे में, टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक बातों के बारे में स्टडी की थी जो चैप्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो जो बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो पिछली वीडियो देखे, इसका पार्ट 1 देखे। आज हम ये पार्ट 2 करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम और आगे बातें करेंगे और बिल्कुल इम्पोर्टेंट टाइप की लाइन में लेकर के आया हूँ। आई होप आपके लिए ये अच्छी साबित होंगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं लिख के लेके आया हूँ, आपको समझ में भी आएगी। जो हमारा नगर योजना है, आप सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना ही तो इसकी विशेषता थी। ठीक है, नगरों का उदय कब हुआ? नगरों का उदय हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के दौरान ही हुआ था। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो मैं पहले बता रहा हूँ, पहले फर्स्ट पार्ट देखें इसका, बाद में ये पार्ट देखें। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता का सेकंड पार्ट, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वो करेंगे नगर योजना और संरचनाएं। उनकी नगर योजनाएं कैसी थी और उनकी संरचनाएं कैसी थी, स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, तो चलिए भाई। और बाद में लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे कि हड़प्पा कालीन स्थल जो 15 स्थल हैं, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता कालीन जो स्थल थे पुराने जहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिली हैं, एक साथ संस्कृतियाँ चल रही थी और एक साथ संस्कृतियाँ चल रही थी, उसमें समानता भी पाएगी और इसी कारण ये सभ्यता कहलाई। तो आगे देखते हैं, चलिए भाई। तो सबसे पहले जिक्र मैं इसका फिर बेसिक आपको मैं बताना चाहता हूँ। हड़प्पा, जैसे इसका नाम ही आपको पता है कि नगर योजना और संरचनाएं। नगर योजना और संरचनाएं क्या थी, इसकी विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली ही तो थी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही विशेष थी। अलग संस्कृतियां हमने पढ़ी है, उसमें कभी भी और आगे भी हमें ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिली। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा स्थल जो है और मोहनजोदड़ो जो है, ये साथ साथ की थी। ठीक है ना, साथ में ही चल रही थी ये संस्कृतियाँ, लेकिन दोनों के ही अपने अपने क्या थे, दुर्ग थे। ठीक है ना, दोनों के ही अपने अपने क्या थे भाई, दुर्ग थे। और दुर्गों में क्या करते थे, दुर्ग किसे कहते हैं? जमीन से उभरे हुए पार्ट को, जैसे टीला हो गया, ठीक है ना, टीला हो गया ये, इसके ऊपर क्या करते थे वो लोग, अपने किले बनाते थे या जो भी कह लो उनके घर थे, जो बड़े शासक वर्ग के जो लोग थे। इसमें वर्गों के में भी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है कि भाई जो दुर्ग है ऊंचे टीले पर है, जो जमीन में उभरे हुए पार्ट पर जो किले या घर हैं, उनमें कौन थे? शासक वर्ग के लोग रहते थे। और हरेक वो दोनों ही संस्कृतियों में थे। मोहनजोदड़ो का भी अपना एक दुर्ग था और हड़प्पा का भी अपना दुर्ग था, और उसमें हर एक के बाहर एक एक शहर बसता था। ठीक है ना, हड़प्पा स्थल पे भी और मोहनजोदड़ो में भी वहाँ एक शहर बसता था जिसमें सामान्य लोग रहते थे। जिसमें कैसे रहते थे? सामान्य लोग बसते थे भाई। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखे, ये दुर्गों पे रहते थे शासन वर्ग के लोग, और निम्न स्तर के लोग जो थे वो बाहर नीचे की तरफ उन्होंने शहर बसा रखा था, उसमें वो रहते थे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और समझते चलेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि ये दोनों जो हैं अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, दुर्गों को भी। ठीक है ना, दोनों ही टीले, जैसे एक को बोला जाता था पश्चिमी टीला, ठीक है ना, पश्चिमी टीले, और एक को बोला जाता था पूर्वी टीले। ठीक है ना, पूर्वी टीले। ठीक है, ये टीलों की बात हो रही है, यानी कि दुर्गों की बात हो रही थी। दुर्ग, ठीक है ना, दुर्ग समझते हो, जैसे मैंने बताया है, दुर्ग जमीन से उभरे हुए पार्ट पर जो शासन वर्ग के लोग रहते थे। ये दो तरह से बंटवारा किया गया, इसके दो भाग बनाए गए। ठीक है ना, एक को क्या बोला जाता था? पश्चिमी टीले, और दूसरे को बोला जाता था पूर्वी टीले, जिसके ऊपर या तो वो किले बनाते थे, ठीक है, या अपने महल या रहने का जो भी है वो वहीं पे रहते थे। ठीक है, जो क्योंकि वो सुरक्षित समझते थे अपने आप को वहाँ पे। और ऊंचे पद के लोग हमेशा दुर्गों में ही
रहते थे, निम्न स्तर के उनसे नीचे रहते थे। हड़प्पा सभ्यता काल के जितने भी शहर थे, नगर थे, वहाँ पर लोगों के घर जैसे है ना व्यवस्थित ढंग से सड़कें भी बना रखी थी। जैसे आपने सुना होगा, इसका बेसिक है जो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी, ठीक है ना, जैसे ये सड़क है, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता की है। तो ये प्लान किया हुआ एक शहर बसाया हुआ वो था। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को पहले क्या किया था, उसके स्ट्रक्चर को प्लानिंग के साथ बनाया हुआ है। तो एक दूसरे को ये समकोण पे काटती थी भाई ये सड़कें, ठीक है ना, ऐसी सड़कें थी, ऐसी सड़कें उन्होंने बना रखी थी। और दूसरी जो चीज़ आती है, जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या था, हड़प्पा स्थलों पर जो घर मिले हैं उनके घर जैसे बने होते हैं, जैसे ये घर बना लिया। आज के टाइम में जैसे क्या है, मोस्टली हम क्या करते हैं कि सड़क की तरफ या मुख्य गली जो होती है उसकी तरफ हम अपने दरवाजे करते हैं, खिड़कियां करते हैं, ठीक है, ताकि हमें अच्छा दिखे घर। तो उस टाइम पे क्या करते थे, उसके ठीक उल्टी तरफ उनके जो भी खिड़कियां होते थे, दरवाजे होते थे, उनकी उल्टी तरफ चलती, मतलब सड़क के ऊपर नहीं खुलते थे वे, उसके अपोजिट साइड खुलते थे, ठीक है। तो ये एक विशेषता थी इसके अंदर। दूसरी जो थी, दूसरा जैसे उनके घर जो थे ना, हर एक घर के अंदर एक रसोई घर, स्नाना घर, ठीक है, और एक चौक होता था जिसके इर्द गिर्द 3 या 4 के मतलब कमरे होते थे बाहर से, जैसे चौकुना, ठीक है। ऐसे एक आंगन हो गया, आंगन के बाहर क्या है, कमरे हैं, ठीक है। ऐसे हर एक घर में कुआं था, ठीक है, लगभग ऐसे ऐसी घरों के बारे में हमें पता चलता है, ऐसे ऐसे हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं भाई, ठीक है। दृष्टि जैसे अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो स्थल माना जाता है इसका सिंधु सभ्यता का, वो क्या कौन सा है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो, जो कि 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था भाई, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है माना जाता है वो मोहनजोदड़ो माना जाता है, जो कि 250 हेक्टेयर, लगभग 250 हेक्टेयर में बसा हुआ था। और जनसंख्या के आधार पर भी ये सबसे बड़ा था भाई, सर्वाधिक जनसंख्या इसमें बसती थी। मोहनजोदड़ो को 2 नामों से और जाना जाता है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो को 2 नामों से और जाना जाता है। एक तो इसको बोलते हैं प्रेतों का शहर, ठीक है ना, प्रेतों का नगर बोल लो, ठीक है ना, प्रेतों का नगर। और सिंधु बाग भी कहा जाता था, ठीक है ना, क्या बोला जाता था, सिंधु बाग, सिंधु बाग भी बोला जाता था। ये 2 नाम भी मोहनजोदड़ो के आप याद रखें भाई। तो ये कुछ एक बेसिक बातें थी, इसका जो विशेषता है ये इसी से है भाई, दुर्गीकृत थी। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपको पता है मोहनजोदड़ो का भी अपना एक दुर्ग था और हड़प्पा का भी अपना एक दुर्ग था, और दुर्ग के नीचे लोग, सामान्य लोग रहते थे और पक्की ईंटों के घरों में रहते थे, ये भी ध्यान रखें। दूसरा जो चहुंदड़ो है, ठीक है ना, चहुंदड़ो है, चहुंदड़ो इसका अपवाद था भाई, ठीक है ना। चहुंदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां दुर्गीकृत नहीं था, दुर्ग नहीं थे भाई, एकमात्र ऐसा है। 15 स्थल हैं भाई हड़प्पा के, 15 में से एकमात्र ऐसा स्थल है चहुंदड़ो जिसके अंदर एक भी दुर्ग नहीं था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। दूसरी चीज जो थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग, जैसे मैंने बताया कि अपना जो घर था ना, जैसे ये सड़क है, सड़क की तरफ नहीं था, मतलब सड़क की तरफ उनके घर की पीछे का हिस्सा होता था और आगे की तरफ उनका दरवाजा वगैरह, खिड़कियां वगैरह खुलती थी, ठीक है ना, इसके ऊपर नहीं थी। लेकिन इसका अपवाद कौन है भाई, दूसरा जो अपवाद है लोथल, ठीक है ना, लोथल भी स्थल है भाई। लोथल कहाँ है, ठीक है, लोथल गुजरात में है। लोथल में कोई भी घर उल्टा नहीं था, बल्कि लोथल स्थल के लोग सड़क की तरफ अपना दरवाजे और खिड़कियां खोलते थे भाई, ठीक है ना, दरवाजे और खिड़कियां खोलते थे। तो ये अंतर था भाई। ये 2 तो ये ऐसे ही याद रखें, बाकी आगे 15 स्थलों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। एक तो चहुंदड़ो जिसके अंदर एक भी दुर्ग नहीं था, लोथल जिसका जो घर होते थे वहाँ पे सामान्य जो लोगों के घर होते थे, वहाँ सड़क की तरफ ही खिड़की दरवाजे खोले जाते थे, जैसे आम तौर पर अमूमन हम करते हैं,
ठीक है, हमारे घर में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता वाले उल्टे चलते थे भाई। ये 2 स्थलों के आप याद रखें, नाम याद रखें भाई हमेशा। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट में। तो मेरे ख्याल में ये बेसिक था मेरे, ये आपको समझ में आ गया होगा। टीला, दुर्ग आपको पता चल गया, दुर्ग पे कौन रहते थे। मोहनजोदड़ो के 2 नाम याद हो गए होंगे, एक उसको प्रेतों का टीला भी बोला जाता था, प्रेतों का नगर भी बोल सकते हो, और सिंधु का बाग, ठीक है ना, ये भी इसको बोला जाता था। दूसरा, चौहुंदड़ों के बारे में मैंने बता दिया, लोथल भी एक अपवाद था, ठीक है ना। चौहुंदड़ों में कोई भी दुर्ग नहीं था। दुर्गों में शासन वर्ग के लोग रहते थे, शासक वर्ग के लोग, ऊंच घराने के जो लोग थे वो रहते थे, और नीचे की तरफ पक्की ईंटों के मकानों में वहाँ पे निम्न स्तर के लोग, सामान्य स्तर के लोग रहते थे। 2 भागों में इसको बांट दिया गया, एक को बोला गया पश्चिमी टीले और एक को बोला गया पूर्वी टीले, इनको दोनों को, ठीक है ना। दूसरा मैंने बताया था कि हर एक घर में अच्छे 4-5 कमरे रहते थे, ठीक है, आंगन होता था, हर एक घर में कुआं होता था, ठीक है ना, पानी निकालने के लिए, और हर एक घर में क्या होता था, स्नानागार होता था, रसोई घर होती थी, ठीक है। ये इनकी विशेषता है, और बहुत ही प्लान के साथ ये जो नगर थे ना, ये प्लान के साथ स्ट्रक्चर बनाया गया और बसाया गया, ठीक है ना। ये नगर जो योजना, इनकी नगर योजना प्रणाली है ना, इसको हड़प्पा सभ्यता को क्या बना देती है, विशेष बना देती है। चलिए आगे जानते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है भाई, ठीक है ना, बहुत बड़ा। जैसे मोहनजोदड़ो पे तो एक मूवी भी बनी हुई है, ठीक है, मूवी जिसने देखी है ना, तो उसमें देखना, वो एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो वहाँ पे जाते हैं, जो बड़ा सा एक स्विमिंग पूल टाइप होता है, ठीक है ना, स्नानागार इसको बोला जाता है, ठीक है। ये इसका विशेष था भाई, और महत्वपूर्ण और सार्वजनिक स्थल था। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है, पक्की ईंट, जैसे पकाई हुई ईंट आज हम जैसे यूज कर रहे हैं ना, वैसे ही पक्की ईंटों का वो इस्तेमाल करते थे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, जो विलियम बर्टन था और जॉन बर्टन था, उन्होंने 1850 में जब वो लाइन बिछा रहे थे, तब ऐसी ईंटें ही तो मिली थी, और इन ईंटों का रोड़ों के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो हमारा भारत का हड़प्पा सभ्यता का दूसरा उल्लेख हमें वहां से मिलता है। तो ये याद रखिए, उसके जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों के नाम, या मोहनजोदड़ो के जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल, पब्लिक के लिए जो स्थल माने जाते हैं बड़े बड़े, वो एक आता है स्नानागार, ठीक है ना। वहां पे स्नानागार का फर्श कैसा बना हुआ था, पक्की ईंटों का बना हुआ था, पकाई हुई ईंटों का बना हुआ था। जैसे मिस्र था, मिस्र में पक्की ईंटों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कच्ची ईंट है और वो धूप में सुखाई हुई है, और उन ईंटों का वो इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। लेकिन मोहनजोदड़ो स्थल और हड़प्पा स्थल में ये पक्की ईंटों का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करते थे। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। जैसे मैंने आपको बताया, जो धार्मिक अनुष्ठान होता था, ठीक है ना, वो पूजा पाठ करते थे भाई, ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर एक मोहर भी मिली है, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। उसके ऊपर हमारे पशुपति शिव की प्रतिमा भी दिखाई देती है, वो आगे हम मुद्राएं पढ़ेंगे ना हड़प्पा सभ्यता की, तब मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। लेकिन नॉलेज, इस लाइन की नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि ये पूजा पाठ में भी वो थे, रुचि रखते थे, ऐसा हमें मतलब ऐसा हमें महसूस होता है, जैसे इनके जो सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं। तो धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था किसका, स्नानागार का, जो सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया गया। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया भाई। असल में तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थलों में सभी चीज़ें आश्चर्यजनक थी। उनकी सिंचाई, जल सिंचाई प्रणाली भी आज से कहीं बेहतर थी, ठीक है ना। जितना इन संस्कृतियों में साफ सफाई का या पानी की बचत या पानी की सिंचाई का इस्तेमाल किया गया है ना, वैसी कोई भी संस्कृति या सभ्यता में इस्तेमाल मतलब ऐसे कार्य नहीं किए गए। तो ये आश्चर्यजनक निर्माण बताया किसने, मार्शल ने। व्हीलर जो थे, ये सभी क्या है, व्हीलर, मार्शल, ये क्या है, ये सभी लेखक, जैसे राखलदास था, ठीक है, जैसे दयाराम साहनी जी थे, वैसे ये व्हीलर और ये मार्शल थे। व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनगार और अनकोठार है, जैसे जिसका आंकड़ा दे दिया 45.71 मीटर, ठीक है ना।
लंबा और चौड़ाई कितनी थी भाई, 15.23 मीटर की चौड़ाई थी। इतना बड़ा एक क्या था, अन्न कोठार था, जहाँ पे वो खाने पीने की या खाद्य पदार्थों का वो करते थे, इकट्ठा करते थे, रखते थे, ठीक है ना। अनागार बोल लो, ये एक ही चीज है भाई, अनागार, अनागार अनागार और अन्न कोठार एक ही चीज है। अन्न कोठार नाम से ही हमें पता चल रहा है, अन्न कोठार अनागार, जहाँ पे वो खाने पीने की चीज रखते थे। वो उनका आंकड़ा बता दिया कितना लंबा था, 45 मीटर आप रखें, ठीक है, राउंड में, और 15 मीटर चौड़ा था। दुर्ग के दक्षिण में, दुर्ग समझते हो जहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते थे, उसके दक्षिण में 27 बाई 27 मीटर का आकार का वर्गाकार भवन प्राप्त हुआ। इसे सभा भवन की संज्ञा दी गई। ऐसा हमने ही ऐसा कल्पना की कि ये उस टाइम पर क्या होगा, सभागार होगा। और ऐसे ही फिल्म में भी हमें दिखाया गया, मूवी में भी दिखाया गया। ऋतिक रोशन जो है, किसी ने नहीं देखी है तो वो देख सकता है, ठीक है। ऐसे ही एक भवन दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे जैसे शासक वर्ग के लोग बैठ करके वो मीटिंग करते हैं, ऐसा ऐसा। तो दुर्ग के दक्षिण में 27 बाई 27 मीटर के आकार का भवन प्राप्त हुआ, जिसमें सभा भवन की एक संज्ञा दी गई, भाई सभा भवन होगा ये। स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 बाई 23.77 मीटर के आकार का विशाल भवन मिला। इसे पुरोहित आवास कहा गया। पुरोहित क्या थे, ये भी उच्च जो थे ना, राजा के सहायक माने जाते थे, ठीक है ना। राजा के सहायक भी माने जाते थे और राजा के मित्र भी माने जाते थे। पुरोहित भी बड़े पदाधिकारी होते थे भाई, ठीक है ना। तो उसको किस चीज की, उस विशाल भवन को किसकी संज्ञा दी, पुरोहित आवास की। पुरोहित यहाँ पे रहते होंगे। तो मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आपको समझ में आ रही होंगी, और बिल्कुल छांट छांट के लेके आया हूँ। इसके बाद जो मैं करवा रहा हूँ ये, इसके बाद वैसे तो कितना भी पढ़ लो आप, बहुत ही बुक, ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी बुक हैं, ठीक है, विकिपीडिया या और है, तो जिसमें जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा है ना, वो मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया ना, तो ये नगर योजना और संरचना है, ये दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट टू पॉइंट आप लिख भी सकते हो, इसलिए मैंने ये पीपीटी बना रखी है। पहला पॉइंट देखिए, मोहनजोदड़ो ने कुल 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ किसी कब्रिस्तान का उल्लेख हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। एक ये बात जरूर याद रखें, 21 कंकाल, ठीक है ना, प्राप्त होते हैं। 21 कंकाल जब ये जमीन की खुदाई उत्खनन होते हैं तो 21 कंकाल प्राप्त हुए, लेकिन कब्रिस्तान का हमें कोई भी वहां पे उल्लेख नहीं मिलता है। कहाँ, मोहनजोदड़ो के अंदर। तो ये बात बिल्कुल हाईलाइट कर लें और लिख लें। सेकंड पॉइंट देखिए, हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है, क्योंकि मिस्र में समकालीन भवनों में धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बाकी जितने भी स्थल हैं ना, 15 स्थल हैं इसके, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के अंदर 15 स्थल हैं। जो मेन है वो मैं आपको बारीकी से पढ़ाऊंगा, बाकी इसका आखिरी में है ना, इसका वो पूरा एक लिस्ट दे दूंगा आपको, ताकि आपको ये भी पता चले कि इनकी सहायक नदी कौन सी थी, कब इनकी खोज की गई, किन के द्वारा खोज हुई, और ये वर्तमान में किस स्टेट के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी एक टेबल के रूप में आपको मैं बता दूंगा। लेकिन टोटल 15 स्थल हैं। 15 स्थलों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी संस्कृतियों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल ही हुआ है ज़्यादातर। दूसरा जो मिस्र है ना, वो कैसी ईंटों का इस्तेमाल करते थे, धूप में सुखाई हुई, ठीक है ना। आज भी आप रास्ते में, सड़क के किनारे चिमनी भट्टे वाले जो देखते हो, कच्ची ईंटें रखी रहती हैं, वो धूप में सूखने के लिए रखी रहती हैं, और उनको बिना पकाए हम घर बना ले। ऐसे मिस्र मिस्र में या मेसोपोटामिया में यूज होता था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिला, तो पर हड़प्पा संस्कृति नगरों में ऐसी ईंटों का प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ। मिस्र में तो धूप में सुखाई हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ। मेसोपोटामिया में कुछ ईंटें पक्की भी मिली, लेकिन इतना ज़्यादा प्रयोग उन्होंने पक्की ईंटों का नहीं किया था जितना हड़प्पा संस्कृति के नगरों में मिला है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली, जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत ही अमेजिंग बात है। उस टाइम पर इतने ज़्यादा वो तकनीकी थे, ठीक है ना, एडवांस थे। देखिए, मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली कैसी थी, अद्भुत थी भाई, अमेजिंग थी। लगभग सभी नगर के हर छोटे या बड़े मकानों में प्रांगण और स्नानागार होते थे। जैसे कि मैंने बताया, इस संस्कृति में हर घर में जैसे रसोई, स्नानागार,
ठीक है। ये ऐसी चीज़ें जैसे आज भी हम अपने घरों में ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो चीज़ें उसमें होती थी और पक्की ईंटों की बनी होती थी, लेकिन जो उनका जल निकासी प्रणाली थी वो बहुत ही वो थी। और हर एक घर में क्या था, प्रांगण, प्रांगण मतलब आंगन था, ठीक है, स्नानागार होते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे, ठीक है ना। कालीबंगा, कालीबंगा का मैं एक बार बता देता हूँ, शायद मैंने आगे नहीं लिख रखा है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है भाई ये, ठीक है ना, राजस्थान में है। कहाँ है, गंगानगर, ठीक है ना, गंगानगर जिले में है, ठीक है ना, गंगानगर जिले में है। कौन, कालीबंगा नाम का। और कालीबंगा का नाम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है ना, काले रंग की चूड़ियां इसका मतलब होता है। तो ये याद रखे कालीबंगा का आप, ठीक है। कालीबंगा में अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां उनके बीच मोरियां बनी हुई थी, ठीक है ना। मोरी समझते हो, जिससे घर का पानी बाहर की तरफ जाता है। जैसे आज भी हमारे घरों में मोरियां रखते हैं, मोरियां बनी होती है, जो जैसे मान लो अंदर कोई पानी का यूज हो रहा है या फिर इकट्ठा हो जाता है तो उसकी निकासी हम उस मोरी से सड़क की तरफ कर देते हैं ताकि वो बहकर बाहर चला जाए। ऐसे ही हर एक घर में ऐसी चीजें या ऐसी मोरियां बनी हुई थी। अक्सर वे मोरियां ईंटों के पत्थर की सीलियों से ढकी रहती थी, ठीक है ना। पत्थर की जो सिल्ली होती है ना, टुकड़े होते हैं पत्थर के, उनसे वो ढकी रहती थी। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, एज ए स्टोरी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहें ये चीजें। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे, नरमोखे होते हैं मेन होल, ठीक है ना। नरमोखे जो मोरी होता है, मान ली ये मोरी है तो ये जो वो है ना होल है, ये मुख्य होल है, ठीक है ना, मेन होल का काम करती है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं नरमोखे, ठीक है ना। ये याद रखें, ऐसे ऐसे शब्दों में आप कंफ्यूज ना हो। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनवाली, ठीक है ना, सड़कों और मोरियों के अवशेष बनवाली की कहाँ पे है, बनवाली हमारे हिसार जिले के अंदर ही आती है, ठीक है ना। हरियाणा में यह बनवाली, राखीगढ़ी, ये 2 स्थल हमारे हरियाणा में है। 15 में से ये 2 स्थल हमारे हरियाणा में है भाई, ठीक है ना, ये याद रखें। अब बात आती है, जैसे अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सीलियों से ढकी रहती थी। सड़कों के इन मोरियों में नरमोखे भी बने हुए थे, यानी कि मेन होल भी थे। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनवाली में भी मिले हैं। कुल मिलाकर स्नान घरों को मोरियों की व्यवस्था अनोखी है। हड़प्पा की निकास प्रणाली तो और भी विलक्षण है। शायद कांस्य युग की दूसरी किसी भी सभ्यता में स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया था भाई। बहुत ही अद्भुत थी इनकी जो निकासी की, जल निकासी की जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत अद्भुत थी। और स्वास्थ्य और सफाई के अंदर किसी भी ऐसी संस्कृति में नहीं देखा गया जितनी हड़प्पा संस्कृति में ये देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ऐसे संरचनाएं उन्होंने बना रखी थी, बहुत ही अच्छी थी भाई, इतने एडवांस थे उस टाइम के लोग भी, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ाघर, क्रीड़ाघर क्या होता है, क्रीड़ा तुम समझते हो मेरे ख्याल में, खेल, ठीक है ना, मतलब स्टेडियम होता था भाई, क्रीड़ाघर यहीं से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर स्टेडियम भी मिला है भाई, है ना, स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं, क्रीड़ाघर बोलते हैं। इसके अलावा एक नेवले की पत्थर की मूर्ति भी मिली है जो कि 37 सेंटीमीटर की पाई गई है। तो ये याद रखें, नेवले की मूर्ति भी याद रखें और एक स्टेडियम के बारे में भी याद रखें, किसके लिए, हड़प्पा सभ्यता के लिए, तो ये याद रखें। फिर आता बेटा बालकोट। बालकोट क्या है, बालकोट बंदरगाह नगर था जहां एक शिप उद्योग प्रसिद्ध था, ठीक है। ये अलग अलग छोटी छोटी लाइन, और ये जो है ना स्थल है, ये जिन 15 स्थलों का मैं जिक्र कर रहा हूं उन 15 स्थलों में से ये स्थल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मेरे को करवाने चाहिए और पीछे एग्जाम में भी काफ़ी बार आए हैं, वो स्थल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी इसकी लिस्ट मैं लास्ट में समझा दूंगा। बालकोट नाम का एक स्थल है, ठीक है ना, इस सभ्यता का बंदरगाह नगर था, ठीक है ना, और यहाँ पर शिप उद्योग प्रसिद्ध था। फिर आता बेटा रोपड़। रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के तट पर, यानी कि लेफ्ट तट पर, ठीक है ना, लेफ्ट की तरफ है भाई ये सतलज नदी के स्थित है। और इस स्थल का उत्खनन, इस स्थल की जो खुदाई हुई वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई, यानी कि 1958 ईस्वी के बीच ये यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था।
एक तो इनके भी याद रखें, नाम याद रखें। जैसे हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ताओं के बारे में जानते हैं ना, वैसे ही इनके भी नाम आप याद कर लोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, ठीक है ना। क्या पता कहाँ पे टिके मिल जाए और नंबर हमारे आ जाए, ठीक है। बालकोट, रोपड़, रोपड़ का जो आधुनिक नाम है ना, अभी का जो प्रेजेंट में नाम है वो क्या है, रूपनगर है, ठीक है ना। और रूपनगर कहाँ है, पंजाब में है भाई, ठीक है ना, पंजाब प्रांत में है, ठीक है। तो ये इसकी जो खोज हुई थी वो 1958 में हुई थी और किसने की थी, यगदत्त शर्मा जी ने की थी। फिर आ जाता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर भी एक स्थल है हड़प्पा कालीन का, मेरठ जिले में हिडन नदी के तट पर स्थित है। जो ये नदियों की बात हो रही है ना, ये नदी इनकी क्या है, सहायक नदी है, जहां पे ये विशेषों के किनारे पर बसते थे। और एक बात और नोटिस करोगे, जितने भी ये सभ्यता के स्थल हैं अलग अलग, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, बालकोट, रोपड़, आलमगीरपुर, ठीक है, ऐसे ऐसे लोथल, ये सभी के कोई ना कोई एक नदी इनकी मुख्य नदी हुआ करती थी, ठीक है ना, जो जिसके किनारे ये बसते थे। क्योंकि आपको पता है ये लोग कृषि करते थे, फसल उगाते थे, ठीक है ना, और वो ही अनाज खाते थे, जौ, गेहूं ऐसे, ठीक है, ये अनाज उगाते थे और उसे के ऊपर निर्भर थे। उसके साथ साथ ये पशु भी पालते थे। लेकिन ये कृषि और पशु वाले जो है ना, पशु का जो पढ़ाऊंगा मैं, एक चैप्टर क्या है, इसके बाद जो पार्ट बनाऊंगा इसका विशेष करके, ताकि मैं एक एक बात खोल करके बता पाऊं कि कौन सी ये फसल उगाते थे, कैसे कैसे उगाते थे, वो सारी बातें हम शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं वैसे ही बता रहा हूं कि ये लोग हैं ना, इसलिए नदियों के किनारे रहते, क्योंकि ये फसल पर निर्भर थे, कृषि पर निर्भर थे। उसके साथ साथ ये पशुओं को भी पालते थे, ठीक है, व्यापार भी करते थे। तो ये जितनी भी रोपड़ है, रूपनगर आज का आधुनिक नाम है, पंजाब प्रांत में है। 1958 ईस्वी में इसकी यगदत्त शर्मा द्वारा क्या हुआ, खोज हुई। और ये सतलज नदी की जो बात होती है, ये इसकी मुख्य नदी होगी रोपड़ की, ठीक है ना। आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ जिले में हिडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 में हुई और भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य 1958 ईस्वी में यगदत्त शर्मा जी ने करवाया था। तो ये आलमगीरपुर और रोपड़, ये दोनों का एक ही खोज करता था, यगदत्त शर्मा जी, ठीक है ना। तो ये आप साथ के साथ लिख सकते हो, ठीक है। अपडेटेड नाम भी मैंने आपको बता दिया और ये इंपॉर्टेंट स्थल हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिए भाई, चहुंदड़ो हम एक तो ये याद रखेंगे कि चहुंदड़ो में कोई भी दुर्ग नहीं था, ठीक है ना, कोई भी दुर्ग नहीं था, बाकी सब में था। चहुंदड़ो की खोज 1931 में हुई। किसके द्वारा हुई, एनजी मजूमदार ने की। और मेके ने यहाँ के मनके बनाने का कारखाना खोजा था, मनके, ठीक है ना, मनके बनाने का जो कारखाना है किसने, मेके ने खोजा था। दूसरा आता है लोथल, ठीक है ना, लोथल भी आप याद रखोगे। लोथल के घर कैसे होते थे, सड़क की तरफ ही वो खिड़की और दरवाजे खोलते थे। लोथल को लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 में हुई, AR राव ने की और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी हमें मिलता है। तीसरा आता है बनवाली, जो हमारे हरियाणा में ही है। हरियाणा के लिए आप याद रखें, बनवाली स्थल हरियाणा की हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, जो कि आज लुप्त हो चुकी है। इसकी खोज 1974 में हुई और RS विस्ट ने की थी भाई, ठीक है ना, RS विस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई स्थल की। यहाँ पे मिट्टी का बना हल या बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है भाई, यहाँ जौ उगाया जाता था, ठीक है ना। वैसे ही आप कालीबंगा को भी ऐसे ही याद करोगे। कालीबंगा के जिसके बारे में मैंने बताया था ना, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, गंगानगर जिले के अंदर है। उस स्थल पर भी विशेष साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए, वहां पे जो जैसे ये जमीन है, वहां पे आड़ी तिरछी जो है ना, हल से बनी हुई रेखाएं हमें मिली। इससे हमें क्या प्रतीत होता है कि वो दो फसल, दोहरी किस्म की फसल उगाते थे, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम कालीबंगा को याद रखेंगे। बनवाली का मैंने आपको बता दिया। दूसरा आता है धोलावीरा। जो धोलावीरा नगर है ना, जैसे मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो बड़ा नगर आता है
वो आता है, सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद जो बड़ा दूसरा नगर आता है वो होता है धोलावीरा, ठीक है ना। धोलावीरा नगर गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका के खादिर नाम के एक द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, के उत्तरी पश्चिम कोने पर बसा हुआ है, एक छोटा सा गांव है। धोलावीरा के टीलों की खोज सन 1967 यानी कि 1967-68 में हुई, श्री जेपी जोशी जी ने की। और यहाँ से एक ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ जिसके 9 वर्ण हैं भाई, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ण 37 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 37 सेंटीमीटर लंबे और 27 सेंटीमीटर चौड़े हैं, और जो दूध या सफेद पदार्थ के कटे हुए टुकड़ों से अभिलिखित है। दूध या रंग मतलब सफेद रंग के कोई पदार्थ है, उसके कटे हुए टुकड़े से अभिलिखित है भाई, ठीक है ना। तो ये साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन की बात है, एक एक लाइन ही आपको ध्यान में रखनी, बाकी इसमें रट्टा या ज़्यादा पढ़ने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, इतना ही पूछा जाता है, ठीक है, इतना ही आप याद करोगे भाई। अब ये आ जाता है जो मेन थे वो मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद ये लिस्ट है जिसके अंदर 15 स्थलों के नाम हैं, ठीक है ना, 15 हैं भाई, ठीक है। 15 कौन कौन से, सबसे पहले आ जाता है मोहनजोदड़ो, फिर आ जाता है हड़प्पा, कालीबंगा, चहुंदड़ो, लोथल, रंगपुरा, बनवाली, रोपड़, ठीक है ना, आज का रूपनगर, कोटदीजी, कांगेडोर और सुरकोटदा और सुतकाको, मांडा, राखीगढ़ी और आलमगीरपुर। राखीगढ़ी भी आप याद रखेंगे क्योंकि हरियाणा में है, ठीक है ना। हरियाणा में एक तो ये राखीगढ़ी और एक बनवाली, ये 2 स्थल हैं हरियाणा में, बाकी अलग अलग राज्यों के अंदर हैं, ठीक है ना। इसमें उत्खनन करता जो खोज करता है उसके नाम दे रखे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो के राखलदास, जैसे मैंने बताया था ना कि खाली एक राखलदास बनर्जी ही नहीं थे, उसके साथ भी थे, जैसे मार्टिन व्हीलर जी, ठीक है ना। तो ये याद रखोगे। दूसरा किस वर्ष में हुई, ठीक है, मोहनजोदड़ो 1922, हड़प्पा 1921 में, ठीक है ना, ऐसे ही 1953, 60, 31 ऐसे ये आंकड़े दे रखे हैं। फिर वर्तमान क्षेत्र प्रेजेंट में किस जिले में किस स्टेट में ये हैं, ठीक है, वो बता रखा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसमें जैसे ये आ गया हरियाणा हिसार में है, ठीक है, ये राखीगढ़ी भी हिसार में है। और जो हम चौंदड़ों की बात करते हैं, सिंध पाकिस्तान में है, अहमदाबाद गुजरात में कौन सा है, लोथल है भाई, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखोगे। ये आ जाती है इनकी प्रमुख नदियां जिनके किनारे ये बसे हुए थे। तो जैसे मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी प्रमुख नदी सिंधु नदी थी। हड़प्पा की अगर बात करें तो रावी नदी थी। कालीबंगा की अगर बात करें तो ये गग्गर नदी, हनुमानगढ़ राजस्थान हनुमानगढ़ लिख रखा है लेकिन ये गंगानगर है भाई, ठीक है ना। गंगानगर जिले के अंदर आता है कौन सा, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ मैंने बताया काले रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ पे आड़ी तिरछी हल से जुताई मिली है, ठीक है ना, जिससे हमें प्रमाण मिलता है कि ये दोहरी फसल उगाते थे। तो ये था भाई आज का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। और हड़प्पा कालीन स्थल बता दिया आपको, और क्या बताया, हड़प्पा कालीन जो महत्वपूर्ण तथ्य बताए। उससे पहले हम नगर योजना और संरचनाओं के बारे में हमने पढ़ा। तो आज का ये चैप्टर था और बिल्कुल छोटा सा और बेसिक सा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में लेकर के मत चलना। ये फैक्चुअल डेटा है जो कि हम नहीं बदल सकते, ये ऐसे ही एज इट इज़ आपको बुक में भी मिलेगा, लेकिन बुक में ये थोड़ा लेंथी मिलेगा। मैंने क्या किया, उस लेंथी को थोड़ा छोटा कर दिया और इम्पोर्टेंट वे में जितनी लाइन मेरे को मिली और याद करने योग्य मिली, पीछे के भी मैंने काफ़ी हिस्ट्री के पेपर देखे हैं तो उसमें इन्हीं का जिक्र मिलता है ज़्यादातर। बाकी कितना भी आप पढ़ लो उतना ही कम है इसके बारे में। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे बायोलॉजी, हरियाणा जीके या अन्य हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस जैसे ज्योग्राफी एक्सेट्रा सब्जेक्ट की फैकल्टी भी आपको इस चैनल पे आने वाले दिनों में जल्द ही मिलेगी। जल्द ही इस हमारे एग्जाम हंटर का जो है एप्लीकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपको इसके रिटर्न नोट्स भी लेने हैं, सीएट का जैसे अब पेपर आ जाएगा, सीएट के रिगार्ड में या सीएट का जो वो है ना कॉमन एलिजिबल टेस्ट है जो सबके लिए ग्रुप सी और डी वालों के लिए, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने नोट्स बना रखे हैं। अगर नोट्स आपको खरीदने हैं या हरियाणा जीके की जो बुक खरीदनी है वो इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है।
अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, उन दोस्तों के पास शेयर करें जो कि अभी सीएट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें बेसिक हैं जो हमने 11th-12th में भी पढ़ी थी और जो हम आज जॉब के लिए जो वो पेपर देते हैं तो उसमें भी हम पढ़ते हैं। तो ये था भाई, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।